दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस अथॉरिटीज़ के बारे में। ये वेरियस अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर आती हैं। 7 ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कि किसी भी विवाद की जांच करती हैं और उसको सेटलमेंट करती हैं, सॉर्ट आउट करती हैं। पहली अथॉरिटी है वर्क कमेटी, दूसरी है कॉन्सुलेशन ऑफिसर, तीसरे है कॉन्सुलेशन बोर्ड, चौथा है लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो ये जो 7 कमेटियां हैं ये आपका जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करती हैं। तो आइए हम आज समझते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन कुमार और आप देख रहे हैं लॉ एस्पायरेंट्स। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 7 अथॉरिटीज़ के बारे में जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क कमेटी के बारे में, जिसको हिंदी में कार्य समिति भी कहा जाता है। ये सेक्शन 3 में डिफाइन की गई है। इस कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं। अगर एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव एक है तो एम्प्लॉय का भी रिप्रेजेंटेटिव एक ही होगा। मतलब कि जो वर्कर हैं और जो एम्प्लॉयर है, मतलब जो मालिक है और जो काम करने वाला है, उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होने चाहिए। जो प्रतिनिधि होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। इस कमेटी में मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो 20 हो सकते हैं। दोस्तों वर्क कमेटी वहाँ बनाई जाती है, उस इंडस्ट्री में बनाई जाती है जहाँ पे 100 या 100 से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। या फिर ये देखा जाता है कि पिछले 12 महीनों में, या तो प्रेजेंट ईयर में देखेंगे या देखेंगे पिछले 12 महीनों में वहाँ पे 100 वर्कर्स ने काम किया है या 100 से ज़्यादा वर्कर्स ने काम किया है। वहाँ पे ये वर्क कमेटी बनाई जाती है। वर्क्स कमेटी का जो गठन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, ये स्पेशल ऑर्डर जो गवर्नमेंट का होता है, स्पेशल ऑर्डर उसके द्वारा किया जाता है। मतलब कि जब तक स्पेशल ऑर्डर नहीं मिलेगा ये फॉर्मेशन नहीं होगा। गवर्नमेंट द्वारा ही इसको बनाया जाता है। और गवर्नमेंट जो भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कोई जो भी गवर्नमेंट वहाँ की होगी। इस समिति का मतलब इस कमेटी का जो मेंबर होंगे उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा और एक मिनिस्टर होगा और एक जॉइंट मिनिस्टर होगा। मतलब कि एक ये कह दीजिए कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, एक मंत्री होगा और एक संयुक्त मंत्री होगा। जो संयुक्त मंत्री होते हैं और जो मंत्री होते हैं, इनका जो चुनाव होता है, इनका जो इलेक्शन होता है वो हर साल होता है। जो ये कमेटी होती है, जो कमेटी होती है, इसका जो टर्म ऑफिस होता है, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कि कार्यकाल जो होता है 2 साल का होता है। इसमें ये भी कहा जाता है कि जो कमेटी होती है उसकी हर 3 महीने में मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें हम सारी बातें करेंगे। जो भी डिस्प्यूट हुआ है या फिर जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी बातें होंगी वहाँ पे सारे विचार विमर्श रखा जाएगा। वर्क कमेटी का जो कार्य होता है, ये इसका जो सबसे मेन कार्य है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट इसका जो है वो है ये है कि मेंटेन गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड वर्कमैन एंड प्रोटेक्ट कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि जो कॉमन हित होता है उनका, सामान्य हित होता है, उनको प्रोटेक्ट करना है। मतलब कि दोनों को ही फायदा होना चाहिए और दोनों की ही बात रखी जानी चाहिए उस कमेटी के सामने, और वही तभी वो उसका समझौता करवा पाएगा। दोनों पक्षों के बीच जो मतभेद होता है, जो भी मतभेद होता है उनको ख़त्म करवाता है ये। और ये अपने स्तर पे मतलब कि स्वतंत्र होके कार्य करता है। तो दोस्तों ये थी वर्क्स कमेटी। अब हम बात करेंगे काउंसलेशन ऑफिसर की। काउंसलेशन ऑफिसर को समझौता अधिकारी भी कहा जाता है। ये सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। समझौता अधिकारी जो होता है, इसकी नियुक्ति, जो इसके अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। जो हमारा गजट होता है, शासकीय राजपत्र कहते हैं जिसे, उसमें नोटिफिकेशन अधिसूचना देकर इसकी नियुक्ति की जाती है। ये वह व्यक्ति होता है जिसके जो एलिजिबल होता है ये इस पोस्ट के लिए, जो फिट होगा बिल्कुल, उसको जो गवर्नमेंट समझेगी जिस चीज़ के लिए, उस व्यक्ति को इसको नियुक्त किया जाएगा। इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए हो सकती है, या फिर किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए हो सकती है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं उनमें से किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है, या फिर एक से अधिक स्पेसिफिक एरिया, अधिक स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए हो सकती है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो इनकी जुडिस्डिक्शन होती है, जो क्षेत्राधिकार होता है, इन पे क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उन सभी चीज़ों को जो गजट होता है उसमें प्रकाशित करना पड़ता है। मतलब कि नोटिफिकेशन देनी पड़ती है। ये जो समझौता अधिकारी होते हैं ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही हो सकते हैं। इनका जो जुडिक्शन होता है, जो स्पेसिफिक एरियाज में दे रखे होते हैं, ये टेम्परेरी और परमानेंट दोनों ही हो सकते हैं। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी जो मेन ड्यूटी होती है वो ये होता है कि जो वर्कमैन है और जो एम्प्लॉयर है, इन दोनों के जो मतभेद होता है इनको दूर करना होता है। इनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं, जो म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, उनको उनमें सुधार लाने के लिए इनको मतलब कि नियुक्त किया जाता है। ये ऑफिसर दोनों पक्षों की, जो वर्कमैन और जो एम्प्लॉयर होते हैं, दोनों पक्षों की बातों को सुनते हैं और अपनी राय कायम करते हैं। और उनके जो हित होते हैं और जो सामान्य संबंध होते हैं, म्यूचुअल रिलेशन होते हैं, कॉमन रिलेशन होते हैं, कॉमन
हित होते हैं, उन सबको ये स्पष्ट करता है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि अगर वो कोई समझौता करवा रहा है, अगर जो समझौता अधिकारी है वो अगर कोई समझौता करवा रहा है तो दोनों पक्ष को सूचना दे के करवाएगा। यदि किसी एक भी पक्ष को सूचना नहीं दी है उस समझौता के बारे में, जो सेटलमेंट हुई है, तो वो जो सेटलमेंट होगी वो अवैध, इनवैलिड माना जाएगा। और इनके पास एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि ये सिर्फ समझौता करवा सकते हैं, निर्णय नहीं दे सकते, मतलब कि बिल्कुल फाइनल डिसीजन नहीं दे सकते। तो ये था दोस्तों कॉन्सुलेशन ऑफिसर या फिर समझौता अधिकारी, जो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। अब हम बात करते हैं कॉन्सुलेशन बोर्ड की, समझौता बोर्ड की, जिसको सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। इसमें भी ये कहा गया है कि जो सरकार होता है वो ही इसको बनाता है, मतलब गठन करता है विवादों के निपटारे के लिए। मतलब जो औद्योगिक डिस्प्यूट होता है, मतलब कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, उनके निपटारे के लिए इनको इसको बनाया जाता है। और ये भी नोटिफिकेशन, जो गजट है हमारा शासकीय राजपत्र जो है, उसके अंदर जो अधिसूचना देगा, नोटिफिकेशन देके इसको बनाया जाएगा। इस बोर्ड में जो मेंबर होंगे उसमें जो एक सदस्य, सॉरी, एक जो प्रेसिडेंट होगा, एक अध्यक्ष होगा, और 2 या 4 इसके मेंबर और होंगे जो अदर मेंबर्स होंगे। जो अध्यक्ष होता है वो स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। बट जो दूसरे सदस्य होते हैं इस कमेटी के, मतलब सॉरी, इस बोर्ड के, जो पार्टीज होगी, जो डिस्प्यूट की जो पार्टी होगी, जो पक्षकार होंगे, उनके प्रतिनिधि होंगे, मतलब कि उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो बाकी सदस्य होंगे, और वो इक्वली होते हैं दोनों पार्टी की तरफ से। अगर पक्षकार अपने प्रतिनिधि चुनने में सक्षम नहीं है तो जो सरकार है वो उनके तरफ से प्रतिनिधि चुन के वो उस बोर्ड में लाएगी, और फिर उनको जो विवाद है, जो उनका डिस्प्यूट है, उनका निपटारा किया जाएगा, उनकी सेटलमेंट की जाती है। अब इसमें यह कहा जाता है कि अगर बैठक हो रही है, मतलब मीटिंग हो रही है उस बोर्ड की, कॉन्सुलेशन बोर्ड में, तो जो 5 सदस्य अगर होंगे तो उसमें से जो 3 सदस्य है उनका उपस्थित रहना, मतलब प्रेजेंट रहना अनिवार्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर टोटल 3 सदस्य हैं तो उसमें से 2 उपस्थित रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर अध्यक्ष, जो प्रेसिडेंट है, वो अगर जो उस कमेटी, उस बोर्ड का जो प्रेसिडेंट है वो अगर एब्सेंट रहता है तो क्या बोर्ड काम करेगा या नहीं करेगा? काम कर सकता है वो बोर्ड अगर एब्सेंट है। बट अगर जो सरकार है वो बोर्ड को ये सूचना देती है कि जो सुविधाएं उपलब्ध करवा रही थी वो थ्रू अध्यक्ष, मतलब जो थ्रू प्रेसिडेंट, तो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वो जो जब तक दूसरा अध्यक्ष वहाँ पे नियुक्त नहीं कर देती सरकार, तब तक वो जो बोर्ड है वो काम नहीं करेगा, वो बंद रहेगा। अब बात करते हैं कॉन्सुलेशन बोर्ड की। जो कॉन्सुलेशन बोर्ड है इसकी ड्यूटी के बारे में। कॉन्सुलेशन बोर्ड जो भी फैक्ट होंगे, उस डिस्प्यूट के जो भी तथ्य होंगे उनकी जांच करता है, और पक्षों की, दोनों पक्षों की बात सुनता है, उनके फैक्ट सुनता है, उनके रीज़न सुनता है, और फिर उनके जो जो रीज़न और जो फैक्ट्स बताए गए हैं, उनके जो समझौता करवाता है वो उसको एक लिखित रिपोर्ट बनाता है, मतलब रिटर्न में एक रिपोर्ट बनाता है जिसपे उनके साइन होते हैं, और वो साइन सरकार को भेजा जाता है। यदि किसी भी कारणवश, मतलब कि किसी भी रीज़न से उनके बीच जो पक्ष हैं, जो उनके बीच में समझौता नहीं करवा पाता, तब भी वो अपने जो एफर्ट्स किए हैं, जो कारण है, वो रीज़न बताएगा, लिखित में ही बताएगा, और फिर वो रिपोर्ट सरकार को तब भेजेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, जांच न्यायालय। मतलब कि जो सेक्शन 6 में इसको डिफाइन किया गया है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि जो औद्योगिक मामले, मतलब जो औद्योगिक डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है, जो उसके मामले हैं उनमें अगर जांच करवाना अनिवार्य है, मतलब उन्हें लगता है कि जांच करवाना चाहिए, तब वो नोटिफिकेशन देंगे गजट में, जैसे कि पहले मैंने आपको बता रखा है जो प्रोसेस। तो वो अपने जो शासकीय राजपत्र होता है गजट, उसमें अधिसूचना देंगे, नोटिफिकेशन देंगे, और फिर फॉर्मेशन करेंगे, गठन करेंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, और फिर जो औद्योगिक मामले होते हैं उनकी जाँच करवाएगी सरकार। इसके जो मेंबर होते हैं वो सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। सरकार अगर जितना उनको लगता है कि इसके जो मेंबर होने चाहिए उतने मेंबर को नियुक्त करना चाहिए, तो वो उस इंक्वायरी कमेटी जो बनाएगा, वो तो कोर्ट बनाएगा, जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, उसमें वो कितने भी मेंबर्स डाल सकता है, मतलब नियुक्त कर सकता है, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि अगर 2 से ज़्यादा मेंबर हैं तो उनका एक उपाध्यक्ष, मतलब सॉरी, जो 2 से ज़्यादा मेंबर है तो उसमें अध्यक्ष, मतलब कि प्रेसिडेंट ज़रूर होगा, और उसकी भी नियुक्ति सरकार द्वारा ही की जाएगी।
और इसमें भी यही कहा जाता है कि अगर अध्यक्ष नहीं आता या फिर कोई और सदस्य नहीं आता तो न्यायालय कार्य करेगा कि नहीं करेगा। वो कार्य करेगा, बट कब तक करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा न्यायालय को ये मतलब कि जो कोर्ट है, जांच न्यायालय है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इसको सूचना ना दे दी जाए कि जो अध्यक्ष की जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकते वो, अगर वो उपलब्ध करवा सकते हैं तो कार्य करेगा उसके अनुपस्थिति में भी। बट अगर वो ये कह देता है कि जो उपाध्यक्ष जो सॉरी अध्यक्ष है उनकी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो जब तक उसकी नियुक्ति नहीं कर देते तब तक वो कोर्ट बंद रहेगी, अपना कार्य नहीं करेगी। तो दोस्तों ये था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। अब हम बात करते हैं लेबर कोर्ट के बारे में, मतलब ये श्रम न्यायालय। ये धारा 7 में बताया गया है। उचित सरकार द्वारा सेकंड शेड्यूल में जो सेकंड शेड्यूल है, जो अनुसूची है, उसमें बताए गए विषय जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके संबंधित औद्योगिक विवादों के निपटारे और अधिनियम में जो भी काम सौंपे गए हैं, मतलब कि जो भी उनको काम दिए गए हैं, उनके लिए लेबर कोड बनाया जाता है। एक या एक से अधिक जो श्रम न्यायालय हैं उनका गठन भी गजट, मतलब कि जो अधिसूचना देके जो गजट होता है उसमें राज्य की जो शासकीय जो राजपत्र होता है उसमें दिया जाता है नोटिफिकेशन, और तब उसको नियुक्ति की जाती है। इसमें यह कहा गया कि जो श्रम न्यायालय होता है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा गठित होगा और जिसे हम न्यायाधीश कहेंगे, और जो उसकी नियुक्ति होगी वो सरकार द्वारा ही की जाएगी। और उसके लिए योग्यताएं बताई गई हैं, जो व्यक्ति होगा, जो न्यायाधीश होगा श्रम न्यायालय का, उसकी कुछ योग्यताएं भी हैं। योग्यताएं कुछ ऐसी हैं कि जो न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, जो जज होगा, वो या तो हाई कोर्ट का जज रह चुका हो या फिर वो प्रेजेंट में हो, या फिर उसने कम से कम 3 साल तक वो जज रह चुका हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो, या फिर एडीजे रह चुका हो, मतलब कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुका हो 3 साल तक। और उसने श्रम न्यायालय में कम से कम 5 साल अधिकारी, मतलब कि जो अधिकारी की पोस्ट होती है जो वहाँ की, उस पे काम किया हो, उस पद पे काम किया हो। और उस व्यक्ति को न्यायिक पद, मतलब कि किसी भी न्यायिक पद में मिनिमम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस हो। कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस किसी भी न्यायिक पद पे, मतलब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। श्रम न्यायालय का कार्य की मतलब कार्य क्या होते हैं, इसमें ये कह सकते हैं कि हम विवादों का निपटारा करते हैं, ठीक है। और जो हड़ताल और तालाबंदी होते हैं उनकी वैध और अवैधता की घोषणा करते हैं वो, कि हैं कि नहीं है। और जो जो विशेषाधिकार हैं तो हैं वो प्रदान करते हैं, जो छूट होती है वो प्रदान करते हैं, और जो विशेषाधिकार होते हैं वो वापस भी ले लेते हैं, और जो छूट होती है वो वापस भी लेते हैं, और रिस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं। और जो श्रमिक होते हैं, जो मतलब वर्कमैन होते हैं, उनको निकालते हैं। और जो वो सब जो कार्य है वो श्रम न्यायालय द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल को हिंदी में अधिकरण कहा जाता है, जो कि सेक्शन 7A में बताया गया है। जो लेबर कोर्ट है वो सेक्शन 7 में बताया गया है, बट जो जो अधिकरण है ये सेक्शन 7A में बताया गया है। इसमें भी यही बताया गया है कि जो इसका गठन होगा, जो इसका फॉर्मेशन होगा, वो जो सरकार द्वारा किया जाएगा। जो सरकार शासकीय राजपत्र होता है, जो गजट जिसे कहते हैं, उसमें अधिसूचना देके इसका जो फॉर्मेशन है इसको बनाया सकती है वो। यह भी एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। इसका जो गठन है वो जो औद्योगिक विवाद है उसके जो न्यायिक निर्णय, मतलब निर्णयों के लिए की जाएगी। या फिर हम ये कह सकते हैं, चाहे वो सेकंड शेड्यूल हो या फिर जो थर्ड शेड्यूल हो, इन दोनों में से किसी भी शेड्यूल के जो भी विवाद होंगे उनसे रिलेटेड, या फिर जो भी उनके विषय होंगे उनसे रिलेटेड, उनका न्यायिक निर्णय ये कर पाएगा जो ट्रिब्यूनल है। और बट जो लेबर कोर्ट है वो सिर्फ सेकंड शेड्यूल के ही विषयों पे कर सकता है। यही फर्क है ट्रिब्यूनल में और जो लेबर कोर्ट है उनमें। इसको भी जो न्यायाधीश होगा, इसका जो जो कि नियुक्ति की जाएगी एक व्यक्ति, उसको बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी बताई गई है, मतलब एलिजिबिलिटी इसमें जो बताई गई है कि उसमें अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। उसे हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो वो रह चुका हो या फिर प्रेजेंट में हाई कोर्ट का जज हो, या फिर कम से कम 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज हो, या फिर एडीजे हो, मतलब कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो, जिला जज हो। ये कह सकते हैं कि 2 वर्ष की अवधि के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1950 के किसी अधिकरण का अध्यक्ष का पद धारण कर रखा हो। मतलब जो 1950 का अधिनियम है उसमें रिलेटेड जो अधिकरण है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें से किसी एक का पद धारण कर रखा हो, अध्यक्ष का पद। इनकी जो जुडिसडिक्शन होती है, मतलब इनके जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, ड्यूटी होते हैं, इनमें यह है कि जो थर्ड अधिसूचना है, मतलब कि थर्ड शेड्यूल है, उनके जो मामले हैं उसमें जो उनकी सुनवाई करने का अधिकार होता है उनके विषय पर, जैसे कि मजदूरी का समय, कंपनसेशन, भत्ते, वेजिस, छुट्टी कैसे कितनी देनी है, वेतन कितना देना है, ठीक है, और
कार्यकाल क्या होगा, फैसिलिटीज़ क्या होगी, फंड क्या होंगे, जो अनुशासन होगा, इन सब चीज़ों के विषयों पर ये बात कर सकते हैं, सुनवाई कर सकती है। ये भी एक प्रकार का न्यायालय ही होता है जिसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और ये आर्टिकल 136 के अंदर हम हाई कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। इसके जो भी हमें इसके विरुद्ध जाना हो, अगर हमारे जो इन्होंने डिस्प्यूट जो हमारा सेटलमेंट किया है उसके अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो पक्षकार होंगे वो इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं 136 आर्टिकल 136 में हाई कोर्ट में। तो दोस्तों ये था ट्रिब्यूनल। अब हम बात करेंगे नेशनल ट्रिब्यूनल की, राष्ट्रीय अधिकरण। वो सेक्शन 7B में दे रखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लेबर कोर्ट है वो 7 में दे रखा है, जो ट्रिब्यूनल है वो 7A में दे रखा है, और जो नेशनल ट्रिब्यूनल है वो 7B में दे रखा है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय अधिकरण, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। इसके बनाने का प्रोसेस भी वही है कि गजट में नोटिफिकेशन देगा, ठीक है, और जो भी विवाद होंगे, औद्योगिक विवाद, उनको निर्णय देने के लिए इसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो नेशनल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल और जो ट्रिब्यूनल में ये फर्क आ जाता है कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल होता है इसमें बहुत सारे राज्यों का, मतलब कि अगर एक राज्य है और दूसरा राज्य है, इनमें जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रखी है, जो बनी हुई है, उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, तो राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में आएगा वो मामला। तो हम ये कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक या एक से अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण गठित कर सकती है, ठीक है। राष्ट्रीय जो औद्योगिक अधिकरण होंगे वो केवल एक व्यक्ति से गठित होगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। उसके लिए भी हमें योग्यताएं बताई गई हैं कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर हो चुका हो, मतलब रह चुका हो, और उसको कम से कम 2 वर्ष के औद्योगिक विवाद अधिनियम 1950 में गठित अपीलीय श्रम अधिकरण का अध्यक्ष रह चुका हो या फिर सदस्य रह चुका हो इसका। तो एक बात इसमें याद रखना कि इसमें जो बताया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम 1950 के बारे में इसमें बात की गई है, उसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य रहना चाहिए अपीलीय श्रम अधिकरण का, ठीक है दोस्तों। अब इसकी जुरिडिक्शन की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार की, काम की जो वर्क है इसका क्या है। जो इसके सेकंड शेड्यूल है, जो थर्ड शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें बताए गए जो भी सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, उनके जो राष्ट्र महत्व के विवादों का न्यायिक निर्णय देगा ये, ठीक है। और उसमें जो न्यायिक निर्णय होगा वो उसमें अवार्ड देने की भी क्षेत्राधिकार है इसको। जैसे कि एक या एक से अधिक जो राज्य हैं उनके अंदर स्थापित उद्योग जो होगा, उनके जो हित निहित होगा, उनके लिए ये जो अपना न्यायिक निर्णय दे सकता है। तो दोस्तों आज हमने जाना 7 जो भी इसके अथॉरिटीज़ हैं उनके बारे में। ये अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर आती है। दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और आज आपने जाना कि जो वेरियस अथॉरिटीज होती हैं वो क्या होती हैं। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में, उसमें जो वेरियस अथॉरिटी 7 टाइप की हैं वो होती क्या है, कैसे अपना काम करती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।